अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं कनाडा में एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वेलकम टू वर्कवेज कनाडा, माय नेम इज जसकीरत एंड आज की वीडियो में विल डिस्कस इन 3 बेसिक एंड सिंपल स्टेप्स कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं इन 2025। विल डिस्कस अबाउट कौन कौन से अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि कितने बेसिक अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। एंड टू स्टार्ट विद, अगर आपको चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज अ बिगनर आपके लिए अच्छे रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड CPA, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एज वेल। एंड इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लिया जाए। यू डू योर ओन रिसर्च, यू कैन ट्रीट दिस एज मोर ऑफ अ नॉलेज बेस एंड ये बेसिकली आपकी रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इनटू मल्टीपल थिंग्स। नाउ स्टेप 1 इज कि सबसे पहले आपको बेसिक्स को समझना है और अपने गोल को सेट करना है। बेसिक्स का यहाँ पर मतलब है डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में पता करना जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चाहे वो स्टॉक्स हों, ETFs हों, म्यूचुअल फंड्स हों, जिस भी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है उसकी नॉलेज आपको गैदर करनी पड़ेगी। एंड इट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, थ्रू वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आपको ये सब चीज़ें स्किप करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ DIY इन्वेस्टर, देन यू नीड टू हायर अ फी बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपसे फ़ी नहीं चार्ज करेंगे, दिल ट्राई टू सेल यू प्रोडक्ट्स जिनमें उनका कमीशन थोड़ा ज़्यादा बनेगा एंड दैट माइट नॉट बी द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। सेकंड थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट वाज कि अपने गोल्स को क्लियर करना है। इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में घर लेना है, कोई एक कार खरीदनी है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, या फिर मान लीजिए आपको घर लेना है आगे जाके, या फिर अगर आप घर ले चुके हैं एंड नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो देन योर एम वुड बी फॉर रिटायरमेंट। तो वो जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए, वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग और इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी एंड ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत अगले 4 से 5 सालों में ही है, तो डेफिनेटली आपको थोड़े से लेस रिस्की चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट लेट्स से इफ यू आर स्टिल यंग, यू आर 30-35 एंड यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट, तो आपके पास 30 से 35 साल का टाइम होराइजन है, तो आप स्टिल थोड़े से रिस्कियर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विटी में अपना पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड कैश। तो उससे ये होगा कि आपके पास क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो जो आपका रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट हो जाएगा एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, प्रोबेबली अ लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स व्हेन यू रिटायर। बट दैट विल नॉट वर्क इन केस कि अगर आपको घर खरीदना है तो, क्योंकि वो पैसे डाउन पेमेंट के लिए आपको हो सकता है 3 से 4 साल या मे बी 5 साल में चाहिए हो। सो इसलिए एक गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर एसेट क्लासेस में हमें इन्वेस्ट करना है एंड हमारा रिस्क फैक्टर कितना होना चाहिए उसके लिए। सो आई होप दैट्स क्लियर। वेल, स्टेप 2 इज टू चूज द राइट काइंड ऑफ अकाउंट जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी। अब कनाडा में आपके पास टैक्स एफिशिएंट अकाउंट्स अवेलेबल हैं जैसे कि TFSA, FHSA एंड RRSP। TFSA एंड FHSA आर टैक्स फ्री ग्रोथ अकाउंट्स। इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसकी ग्रोथ पे आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वाइल FHSA एंड RRSP आर टैक्स डिडक्टेबल अकाउंट्स। इसका मतलब कि जितना भी आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके लिए आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा एंड यू कैन क्लेम दैट इन द टैक्स रिफंड। बेसिकली अगर आपने पैसा कुछ कंट्रीब्यूट करा अपने FHSA या RRSP में, यू कैन क्लेम कि ये पैसा मैंने कभी कमाया ही नहीं था एंड इसलिए जो मैंने इनकम टैक्स भरा है पूरे साल वो मैंने ज़्यादा भरा है एंड इसका मुझे रिफंड आना चाहिए। सो दैट्स हाउ बेसिकली FHSA एंड RRSP वर्क्स इन द टर्म्स ऑफ टैक्स डिडक्शंस। बाकी TFSA एंड RRSP पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, यू कैन वॉच दैट फॉर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू कैन इन्वेस्ट दैट विदाउट मेकिंग मच ऑफ मिस्टेक्स। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि क्योंकि ये रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, इनकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो TFSA है उसकी लिमिट फॉर 2025 इज़ अगेन $7,000 एंड बेस्ड अपॉन आप कब यहाँ पर मूव हुए थे एंड क्या आपकी एज है उसके हिसाब से आपको आपकी टोटल लिमिट भी पता चलेगी TFSA की कि वो कितनी है। नाउ यूजली अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंड कि आप अपने CRL अकाउंट में जाएं एंड वहाँ से अपनी TFSA की लिमिट को देखें। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर स्पेशली इमिग्रेंट्स के केस में वो लिमिट गलत लिस्टेड होती है। So there are a lot of mistakes that even CRA makes while calculating your TFSA limits, but it is again your responsibility कि जो आप contribution कर रहे हैं वो ओवर ना जाए, क्योंकि अगर वो ओवर जाएगा तो फॉर एवरी मंथ जितना भी आपने ओवर कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर आपको 1% तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नाउ अ स्मार्ट वे टू कैलकुलेट दिस लिमिट इज कि आप इस टेबल को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2025 की जो लिमिट है दैट इज़ अपडेटेड टू $7,000 एंड लेट्स से आप कनाडा में 2018 में आए हैं, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो टोटल लिमिट है $1,02,000 उसमें से जिस ईयर में आप आए हैं उसके प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 2018 में कनाडा में आए हैं, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट $52,000 विच वॉज द लिमिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप 17 में यहाँ पे नहीं थे, राइट। सो 17 वाली जो टोटल लिमिट है $52,000 उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2025 की टोटल लिमिट से विच इज़ 102K।
सो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर इमिग्रेशन स्टेटस कि कब आप कनाडा में आए थे एंड उसके हिसाब से आपकी जो TFSA की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए. एंड माइंड यू दिस इज़ समटाइम्स रॉन्ग ऑन द CRA अकाउंट. आई हैव सीन दैट हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन. एंड अल्टीमेटली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं TFSA में वो ओवर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ FHSA, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु वांट टू सेव अप फॉर देयर फर्स्ट होम. इसकी हर साल की लिमिट इज़ $8,000 एंड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रूम जो कि किसी के पास एक्यूमुलेट हो सकता है दैट इज़ अबाउट $40,000. तो अगर आपने लास्ट ईयर में इस अकाउंट को नहीं खोला, यू कैन स्टिल डू दैट इन दिस ईयर इन 2025 एंड हर साल आप $8,000 तक उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ अकाउंट्स, TFSA एंड RRSP. वो दोनों के जो अच्छे बेनिफिट्स हैं उनको कंबाइन करता है. कैसे कि अगर आप TFSA में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप कैपिटल गेंस नहीं देते, बट उसका आपको कोई टैक्स बेनिफिट्स और नहीं मिलते. वेराज अगर आप RRSP में कंट्रीब्यूट करते हैं तो विड्रॉल पे आपको टैक्सेस देने होते हैं, बट व्हेन यू कंट्रीब्यूट तो उसमें जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है दैट बिकम्स टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम योर सैलरी. लेकिन FHSA में इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे FHSA में वो टैक्स डिडक्टेबल भी होगा एंड उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे. तो जितना भी आपका पैसा ग्रो हुआ है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स लाइबिलिटीज़. बट द ओनली कंडीशन इज़ कि वो पैसा आपके घर खरीदने के लिए ही यूज़ होना चाहिए, टिपिकली योर फर्स्ट होम. एंड RRSP इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपकी जो लास्ट ईयर की सैलरी थी उसका 18% या फिर 32,490, दैट इज़ द लिमिट फॉर 2025. दैट इज़ गोइंग टू बी द मिनिमम ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन रूम. अब ये तो हो गई अकाउंट्स की बात. इन अकाउंट्स में पैसा जब आपने कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद करना क्या है उस पैसे का, उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है. तो वेल, यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इनटू ETFs, यू कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, GICs, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं. वन थिंग दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू इज़ क्रिप्टो करेंसीज डायरेक्टली. बट अगर आप किसी क्रिप्टो बेस्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दैट इज़ अलाउड, यू कैन डू दैट इन एनी ऑफ द रजिस्टर्ड अकाउंट्स, बी इट TFSA, FHSA और RRSP. सो अब स्टेप 1 में आपको ये पता था कि आपका गोल क्या है. स्टेप 2 में अब आपको ये पता है कि किस तरह के अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना है. एंड नाउ स्टेप 3 इज़ कि आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली किस में करनी है, कौन से एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करना है. कि आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ETFs खरीदने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने चाहिए, या फिर GICs में इन्वेस्ट करना चाहिए. बट इससे भी पहले आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके अंडर आप ये सब अकाउंट्स खोलेंगे जो हमने लास्ट स्टेप में डिस्कस किए, विच वॉज ईदर TFSA और FHSA और RRSP. So that brokerage could either be like Wealthsimple or Questrade or any other brokerage that you would want. उसमें देखने वाली बात यह है कि जिस भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको खरीदने में या बेचने में आपको चार्जेस कितने देने पड़ते हैं. Now for example in Wealthsimple, if you're purchasing any stock or ETF, you don't have to pay anything in commission. It is commission free, but the thing is कि उसमें जो डेटा आता है that is delayed, and then if you're buying a US stock, you'll end up paying conversion fees. So अगर आपको कैनेडियन स्टॉक्स में ज़्यादा डील करना है एंड ETFs में ज़्यादा डील करना है, सो Wealthsimple कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म. अगर आपको US स्टॉक्स ज़्यादा खरीदने हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय थिंग्स लिस्टेड ऑन ईदर NYSE और NASDAQ, देन इन दैट केस Questrade वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें आप करेंसी कन्वर्जन बड़ी इजीली कर सकते हैं. उसको एक्चुअली हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी एक वीडियो में इन द ETF सीरीज़. एंड नाउ द बर्निंग क्वेश्चन के इन्वेस्ट किस चीज़ में करना है. वेल, देयर इज़ नो शॉर्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस. इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर गोल्स एंड आपकी रिसर्च कितनी है एंड आपका रिस्क वेरिएंस, आपको जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना है. क्योंकि कोई मुझे 4 स्टॉक्स बता दे या 4 ETFs बता दे, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूँ, अगर आप इस राउट से चलोगे तो दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ बोरोड कन्विक्शन. उसमें आपका कन्विक्शन नहीं है, आप खुद कन्विंस नहीं हो कि आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आप बस किसी के बताने पे चल रहे हो. तो जब टाइम आएगा अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे के साथ डिसीजन लेने का, देन यू विल हैव कोल्ड फीट कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. क्योंकि जब आप $100-500 से शुरू करते हो, यू नो, यू विल नॉट वरी दैट मच कि अगर ये पैसा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इट्स गोइंग टू बी फाइन. बट जब वो आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा ना, एंड व्हेन दैट ग्रोज टू 5 डिजिट्स और 6 डिजिट्स, तब आपको ये परेशान करेगा थॉट कि शुड आई स्टिल कीप इन्वेस्टिंग इनटू द सेम थिंग्स, या फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेना चाहिए. एंड उसका जवाब आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आपने कभी बिगिनिंग से रिसर्च नहीं की थी. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको अपने जो ड्यूज़ हैं वो देने पड़ेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो एक पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे पिक करा जा सकता है. अगर आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो ETFs क्या होते हैं, यू नो, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक्स, एंड कैसे उनमें इन्वेस्ट करा जा सकता है. ETFs के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑन दिस चैनल, यू कैन वॉच दैट, यू माइट गेन सम वैल्यू आउट ऑफ इट. एंड सिमिलरली GICs, क्या वो आपके लिए सही हैं कि नहीं है. तो ये सब चीज़ें ना आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे देन यू विल एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे यू विल नॉट नो व्हाट टू डू जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाता है. तो अभी ये रिसर्च करने के लिए, या फिर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको अपने ड्यूज़ पे करने पड़ेंगे. इसके 2 ही ऑप्शन है,
या तो आप अपना टाइम लगाएं या अपना पैसा लगाएं। टाइम लगाना पड़ेगा आपको अपनी रिसर्च पे, फॉर एग्जांपल ये चैनल एंड और ऐसे मल्टीपल चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्टॉक्स की ETFs की बात करते हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे किसी स्टॉक या ETF को परखा जाता है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। सिमिलरली अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या GICs में इन्वेस्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ भी आपको बड़ी ईजिली मिल जाएंगी। द पॉइंट कम्स इज कि यार इतना रिसर्च करने का मेरे पास टाइम और पेशेंस नहीं है। अगर टाइम और पेशेंस नहीं है तो देन यू हैव एन ओनली ऑप्शन कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा। एंड पैसे से मेरा मतलब है कि आप किसी फ़ी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मिलें जो कि आपसे कुछ पैसे लेगा, एक स्मॉल फ़ी लेगा, एंड देन आपके लिए एक पोर्टफोलियो रेडी करके देगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उनके फ़ी लेने का रीज़न यही है कि वो नॉन कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बताते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, एंड दैट्स वाई दैट बिकम्स देयर अर्निंग सोर्स। क्योंकि अगर आपसे वो फीस नहीं लेंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी कमीशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दैट दे आर रिकमेंडिंग। सो इसलिए या तो आप अपना टाइम लगाएं या अपना पैसा लगाएं। वेल माई सजेशन इज़ कि इफ़ यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल तो आप ETFs से शुरू करें। अगेन ETFs के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। बट एक फ़ायदा ये है कि वो डाइवर्सिफाइड एसेट है। डेफिनेटली कई इंडिविजुअल स्टॉक से कम ही गेन दे के जाएगा, बट नुकसान होने के भी चांसेस कम है, तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। सो यू हैव टू बी अ जज ऑफ दैट कि आपका अभी रिस्क एपेटाइट कितना है। क्या आप इसको जुए की तरह, बेट की तरह देखना चाहते हो, या फिर यू वांट टू टेक इट सीरियसली एज अ हैबिट कि मुझे रिसर्च करने के बाद किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करना है। सेकेंड थिंग कि बिगिनिंग में आप किसी लो कॉस्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया से स्पेशली अगर आप हैं या फिर साउथ ईस्ट एशिया से अगर आप कहीं से हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का चलन बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक बेटर ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट एज गुड एज ETF, स्पेशली इन डेवलप्ड मार्केट्स, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट फ़ी है दैट इज़ वे मोर एंड द रिटर्न्स आर नॉट दैट अट्रैक्टिव। सो एज़ कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड समटाइम्स ETFs आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस पर एक्चुअली हमारा वीडियो भी है एंड यू कैन वॉच दैट कि कैसे इंटरनल वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है एक म्यूचुअल फंड की वर्सेस ETF की, एंड अल्टीमेटली कैसे ETFs जो कि बहुत लो कॉस्ट होते हैं दे कैन सेव यू अ टन ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू से हियर इज़ कि आपको ना वेट नहीं करना इन्वेस्टमेंट के लिए, जब कि मेरी सैलरी एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा हो जाएगी तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। क्योंकि मेन फैक्टर अगर आप इन्वेस्टिंग में देखें दैट इज़ टाइम, दैट इज़ नॉट द प्रिंसिपल दैट यू स्टार्टिंग आउट विद। डेफिनेटली अगर आपका प्रिंसिपल ज़्यादा है तो गेन ज़्यादा होंगे, बट दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू फॉर कि अगर आप बहुत अर्ली शुरू करें, जितना टाइम ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे देर आर हाई चांसेस कि आप उतना ज़्यादा गेन बनाएं। सो जितनी भी आपकी सैलरी है, चाहे आप दिन का $5 बचा सकते हैं या $10, यू हैव टू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ कि सपोज मेरी सैलरी बिल्कुल कम है बट स्टिल आई हैव टू टेक आउट $100 आउट, एंड इसको मुझे इन्वेस्ट करना है, इसको मुझे ट्रीट करना है कि ये मेरे पास कभी आए ही नहीं। क्योंकि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यू आर सेविंग दिस फॉर योर फ्यूचर, यू आर जस्ट पेइंग योर सेल्फ कि आपको जो फ्यूचर सेल्फ है वो इस पैसे को यूज़ कर पाएगा। तो एक तो ये चीज़ कि जितना भी छोटा हो सके अमाउंट आपको उससे शुरू करना है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको उस अमाउंट को फिर हर साल बढ़ाना है। यू शुड हैव अ नेम कि अभी अगर मैंने इस साल $100 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो नेक्स्ट ईयर आई शुड गो टू 110, 120, मे बी 140 पर मंथ। उससे क्या होगा ना कि जब आपके गोल्स बढ़ेंगे तो एक तो आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल में आएगा। सेकंड थिंग इज़ यू विल ट्राई हार्डर फॉर गेटिंग अ हाई पेइंग जॉब, क्योंकि एक्टिव इनकम अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर एक्टिव इनकम ही आपकी आज के टाइम पे 40-50,000 है कनाडा में, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू टू इन्वेस्ट इन टू एनीथिंग। तो पैसिव इनकम के चक्कर में ना पड़ के अगर आप ज़्यादा ध्यान दें कि आप अपनी एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, एंड उससे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उसको बढ़ा पाएंगे। एंड उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो सी कि आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, यू विल बी मोर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। तो हर चीज़ का आपको बजट रखना है कि मेरे एक्सपेंसेस का ये बजट है, मुझे जो मौज मस्ती करनी है उसका जो खर्चा है वो उसका अलग बजट है, मुझे जो वेकेशंस पे जाना है उसका अलग बजट है, अगर मुझे कभी इंडिया जाना है, घर की याद आ रही है, उसका अलग बजट है, एंड ये जो इन्वेस्टिंग का बजट है दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, ये भी मुझे हर टाइम करना है। वन लास्ट पॉइंट स्पेशली फॉर द बिगिनर्स कि ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है मार्केट को देख के। बहुत ज़्यादा जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं ना उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं है तो नुकसान कराने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। रीसेंट 2 एग्जांपल्स, अगर आपने US इलेक्शन से पहले जैसे इन्वेस्ट करा होता एज अ बिगिनर तो आपको एक स्पाइक दिखा होता अपवर्ड इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन रिसेंटली जब फेड अनाउंसमेंट हुई कि US में रेट कट्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर इतने नहीं होंगे जितने एक्सपेक्टेड थे, तो मार्केट क्रैश्ड एज वेल। तो उस केस में बहुत लोगों ने डर के अपने पोर्टफोलियो में से चीज़ों को सेल भी किया। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि उससे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग
आपके लिए काम करेगी। बेसिकली ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट उससे आपको जो टोटल पोर्टफोलियो का प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है। सो दैट्स वाई मार्केट कंडीशन जो भी रहे, अगर आपने सोच लिया है कि ये 3 या 4 पर्टिकुलर ETFs हैं या स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है एंड दे आर फॉर द लॉन्ग रन, तो आपको हमेशा उनमें इन्वेस्ट करना है, राइट। डेफिनेटली एज के साथ, इनकम के साथ चीज़ें रिप्रायोरिटाइज होती हैं, चेंज होती हैं, आपका पोर्टफोलियो भी रीबैलेंस होगा, बट इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन हाउ मार्केट इज़ परफॉर्मिंग, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट्स ऑलवेज गोइंग टू परफॉर्म इन अ गुड वे। आप पिछले कितने सालों का डेटा उठा के देख सकते हैं एंड यूल सी व्हाट आई एम सेइंग विल मेक सेंस। सो बस यही कुछ स्टेप्स हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट टफ टू बिगिन इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग उसको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की तरह बेचते हैं बिकॉज दे हैव प्रोडक्ट्स टू सेल, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी नहीं है। अगर आप अपने थोड़े बहुत बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें तो विदाउट पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इन डिफरेंट कमीशंस, you can make good returns on your own. And this is the process that I would want you to start. So be a good DIY investor and start investing as early as possible. Well, this channel pe I post videos regarding to personal finance and career insights in Canada. If you like this video, consider subscribing us. Stay wise until the next time.